friends, welcome to Jai Coding Classes. Today we will discuss about functions. Functions basically क्या होता है? स्मॉल मॉड्यूल. हम जो कोड लिखते हैं, आप याद करें हम जो लिख रहे थे मेन, इंट मेन, हर स्टेप में लिख रहे थे इंट मेन. व्हाट डू यू मीन बाय इंट मेन? दिस इज अ फंक्शंस. हमारा मेन क्या था? एक फंक्शंस था. फंक्शंस के अंदर क्या करते थे? हम सब कोड लिखा करते थे. सिमिलर मैनर में फंक्शंस को डिफाइन जब करते हैं, हम कुछ इस छोटे से कोड को लिखते हैं, कुछ कोड लिख रहे होते हैं, कुछ चंक ऑफ कोड लिख रहे होते हैं, जिसको कि जो क्या करता है हमारा मेन प्रोग्राम. अब हमारा जो मेन प्रोग्राम ये क्यों करते हैं? मेन प्रोग्राम में क्या करते हैं, हम बार बार अगर सब कोड को लिखें तो क्या होता है, रीडेबिलिटी को कम कर देता है कि हमारे मेन फंक्शंस में क्या लिखा हुआ है. कोई यूजर आएगा तो मेन फंक्शंस में उसको सेम चीज़ दिखेगा, बहुत ज़्यादा एम्बिग्युइटी लाएगा. एक ही चीज़ बार बार दिखेगा लिखा हुआ, बार बार फॉर लूप यूज कर रहे हैं या ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे हम करके बहुत सारे कोड्स अगर उसमें लिखे, हम जब अच्छे लेवल पर काम करते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है, मल्टीपल्स लाइन ऑफ कोड होते हैं. अभी तक तो हमने 10 20 50 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है, बट वहाँ पर जब हम कोड कर रहे होते हैं मिलियंस ऑफ कोड होता है. जब हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड होता है. तो मेन फंक्शंस जो होता है बहुत हैवी हो जाता है, बहुत भारी लगने लगता है देखने में. तो इस चीज़ को छोटा करने का काम कर रहा होता है हमारा फंक्शन. तो ये बेसिकली क्या होता है, स्मॉल मॉड्यूल ऑफ प्रोग्राम. प्रोग्राम का एक मॉड्यूल है विच इज़ यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ मेन प्रोग्राम. ये क्या करते हैं, मेन प्रोग्राम के साइज को हम रिड्यूस करते हैं. एंड हम अगर सेम कोड को बार बार रीयूज करना चाहते हैं तो ये क्या प्रोवाइड करता है कि रीयूजिबिलिटी भी हमें प्रोवाइड करा रहा होता है. जस्ट एन एग्जांपल कि हम एक एडिशंस का प्रोग्राम बनाए इंट मेन, एंड देन इसके अंदर हम कुछ एडिशंस का प्रोग्राम लिखे हैं. प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड, फिर स्कैन ऑफ किए, इसमें से एक नंबर को स्कैन किया, फिर प्रिंट ऑफ किए, फिर स्कैन किए. तो ये सपोज अगर हम 4 और 5 लाइन में एक हम एडिशंस के प्रोग्राम को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक, और सेम प्रोग्राम को हम एक कोड में मल्टीपल टाइम्स दिखाना पड़े, तो हमें क्या लग रहा है कि ये बार बार मुझे स्कैन ऑफ प्रिंट बार बार लिखना पड़ेगा सेम लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए. तो हम फंक्शंस के हेल्प से इस चीज़ को कम कर सकते हैं. सपोज एक हमें प्रोग्राम बनाना है जहाँ पर कि 50 लाइन्स 50 टाइम्स क्या करना है, ये 2 नंबर को ऐड करने का काम करना है. 50 टाइम्स अगर 2 नंबर को ऐड करना है, 50 टाइम्स ये 4 लाइन्स हमें एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा. इट मीन्स सेम कोड को 200 टाइम्स लिखना पड़ेगा. बट हम फंक्शन के हेल्प से क्या कर सकते हैं, बस इस 4 लाइन को ही बार बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं. एक बार सिर्फ कॉल करना है कि कॉल हो जाओ हमारा एडिशन का प्रोग्राम, तो ये सिर्फ इतना लिखने के बाद क्या हो जाएगा, 50 टाइम्स अगर ये लाइन सिर्फ लिख देंगे, जब जब हमें नीड पड़ेगी ये चारों ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा. गॉट इट? तो अभी हम करके देख रहेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो रहा होगा. मतलब ये ध्यान रखना है फंक्शंस क्या होता है, कि स्मॉल मॉड्यूल ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि रीयूजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है एक कोड का. गॉट इट? अब अगर देखा जाए हमारे पास फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो इट इज़ बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स. फंक्शंस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं. इनबिल्ट फंक्शंस जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, जो कि पहले से किसी ने डिफाइंड कर दिया है. दैट मीन्स जिन्होंने सी लैंग्वेज प्रोवाइड किया हमें, उन्होंने पहले से इसे डिफाइन कर दिया. दैट मीन्स कि हम प्रिंटफ फंक्शंस, ये क्या है, प्रिंटफ एक फंक्शंस है. इसका मतलब है कि अगर प्रिंटफ कहीं यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हम ऑलरेडी, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ कंसोल पर प्रिंट होगा, तो ये क्या ऑलरेडी हमें डिफाइंड है. लाइक पाव फंक्शंस अगर हम यूज कर रहे थे, ये क्या करता है, पावर प्रोवाइड करता है 2⁻³ तो ये पावर फंक्शंस ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो इट मीन्स ये जो पहले से डिफाइंड है, द फंक्शंस हुज डिफिनेशन इज ऑलरेडी इनबिल्ट, जिसका कि डिफिनेशन पहले से हमारे पास प्रोवाइड है, दैट इज नॉन एज इनबिल्ट फंक्शन. एंड एक होता है यूजर ड्राइव्ड फंक्शन. यूजर ड्राइव्ड की जो हम खुद से बना सकते हैं, प्रोग्रामर खुद लिख रहा होगा कुछ चंक ऑफ कोड को, कुछ लाइंस ऑफ कोड को एक फंक्शंस के अंदर, तो हमारा क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस होता है. बट इट हमारे पास इनबिल्ट फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, जो जिसमें कि बहुत सारे हमने यूज़ भी किया है. बट हम क्या कर रहे होंगे काम, यूजर ड्राइव्ड फंक्शंस पर अभी हम काम कर रहे होंगे. हम खुद से एक फंक्शंस को लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट कराने का ट्राई करेंगे. बट इट ये जब भी हम एक फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, ये क्या करता है, 3 मेन पार्ट्स को इन्वॉल्व करता है. गॉट इट? पहले तो फंक्शंस को डिक्लेयर करना होता है, फिर फंक्शंस का डेफिनेशंस लिखना होता है, एंड फिर फंक्शंस को कॉल करना होता है. बट इट फंक्शंस डिक्लेरेशन का क्या मतलब हुआ, हम फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं. जस्ट एन एग्जांपल क्या भी समझना है कि हम ऐसे करके फंक्शंस को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए, फिर यहाँ पर मेन फंक्शंस के अंदर हमारा, लेकिन मेन सेक्शन का कोड जो होगा, मेरा मेन कोड जो होगा वो क्या होगा, मेन के अंदर ही लिखा जाएगा.
तो हम जब भी फंक्शंस को कॉल करेंगे कि हमारे पास उस चीज़ की नीड है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फंक्शंस को कॉल करते हैं मेन के अंदर, एंड देन फंक्शंस को डिफाइन करते हैं कि फंक्शंस यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए कि हम कुछ फंक्शंस बनाना चाह रहे हैं, एंड उस फंक्शंस को क्या करना है यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा हो गया फंक्शंस डेफिनेशन। व्हाट इट फंक्शंस कॉल और फंक्शंस डेफिनेशंस को हम एक साथ भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमने फंक्शंस कॉल किया, इसी जगह पर हम फंक्शंस को डिफाइन भी कर सकते थे। कॉलिंग और डिफिनेशन साथ हो सकता है। व्हाट इट इतना चीज़ ध्यान देना। अभी जब हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो एक एक लाइन को अच्छे से समझ लेंगे। गॉट इट। अब अगर सिंटैक्स देखा जाए तो सिंटैक्स इसका क्या होता है, सिमिलर टाइप से अगर हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो क्या लिख रहे थे हम, इंट ए इज इक्वल टू 10, ऐसे ही तो कुछ डिक्लेयर करते थे। या फिर अगर हम इनिशियलाइज नहीं कराएं इंट ए, ये हमारा क्या हो जाता था, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता था। सिमिलर मैनर में अगर मुझे कोई फंक्शंस डिक्लेयर करना है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हमें नीड होती है रिटर्न टाइप को लिखने की। तो हम यहाँ पर रिटर्न टाइप को ऐड कर रहे होते हैं, रिटर्न टाइप लिखेंगे। एंड देन जैसे वेरिएबल का नाम लिख रहे होते हैं, सिमिलर मैनर में फंक्शंस का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी। गॉट इट। लेकिन रिलेटेबल अगर हम एडिशंस के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम क्या बेटर क्या रहेगा कि हम फंक्शंस का नाम सम लिखें या फिर ऐड लिखें या फिर एडिशंस लिखें या फिर समेशंस लिखें। तो सिमिलर टाइप्स का वर्ड लिखेंगे ताकि फंक्शंस के नाम से ही पता चले कि ये फंक्शन जो हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ 2 या 3 नंबर के एडिशंस के लिए या फिर एडिशंस के प्रोग्राम के लिए हम लिख रहे हैं। इसके साथ साथ हम क्या पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। अभी समझ रहे होंगे आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या होता है, कुछ नंबर्स ऑफ, कौन से नंबर इसको हम देना चाहते हैं फंक्शंस को, वो प्रैक्टिकल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या होता है, कौन से नंबर हम पास कर रहे हैं फंक्शंस को। यहाँ तक पहले करके देखते हैं, उसके बाद हम सीख रहे होंगे ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल के बारे में कि क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, फंक्शंस को समझने का ट्राई करते हैं प्रैक्टिकली, ताकि वहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समझने का ट्राई करते हैं प्रैक्टिकली फंक्शंस को कि फंक्शंस कैसे काम कर रहा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग कि फंक्शंस को जब भी हम डिक्लेयर कर रहे होंगे, उस चीज़ को इंक्लूड, जो भी हम इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल, उसके जस्ट नीचे एंड मेन फंक्शन के ऊपर ही डिक्लेयर कर रहे होंगे। गॉट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नीड पड़ती है कि डिक्लेयर करने की। डिक्लेयर कैसे कर रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न टाइप लिखना होता है। तो एक बात और आपको बताएंगे, ये हमारा इंट जो लिखते हैं ये क्या लिख रहे होते हैं हम, रिटर्न टाइप, कि मतलब ये प्रोग्राम लास्ट में क्या रिटर्न करे। तो हम चाहते हैं रिटर्न 0, मतलब कोई ना कोई इंटीजर अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इट मीन्स ये क्या करेगा, एक रिटर्न वैल्यू, रिटर्न टाइप चाहेगा। अगर हम यहाँ पर आपको अभी रन कोड को रन करा कर दिखाएं, अगर आपको ये रिटर्न टाइप का मतलब समझना है, प्रिंटफ, जस्ट एन एग्जांपल कि हम हाई प्रिंट करा रहे हैं अभी कोड। गॉट इट। और इस चीज़ को रन करा कर देखते हैं, आप प्रॉपर आउटपुट को रिलेट करेंगे। हाई हमने प्रिंट किया है, हम अगर यहाँ से इस चीज़ को 0 को हटा दें और डायरेक्ट रिटर्न करें, तो आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएंगे, हम कोड को जब रिटर्न किए, ये हमें आउटपुट तो देगा बट हमारे पास कुछ वार्निंग्स आएगा कि रिटर्न विद नो वैल्यू। मतलब अगर हम यहाँ पर रिटर्न लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें वैल्यू पास करना होगा, ताकि इस इंट को पता चले कि हमें इंटीजर टाइप का कुछ वैल्यू मिल रहा है। ठीक, बट रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं हम। जरूरी नहीं कि 0 ही, हम यहाँ पर 5 भी रिटर्न कर सकते हैं, 4 भी, कुछ भी नंबर रिटर्न कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ वैल्यू फंक्शन को रिटर्न करना पड़ता है। बट अगर अभी भी रन कोड को रन कराएंगे तो ये हमारा प्रॉपर कोड रन करेगा, बट जनरली हम रिटर्न 0 पास करते हैं। तो ये हम इंट लिखने का मतलब क्या होता है कि रिटर्न टाइप की हमारा कोड जो है, फंक्शन जो है, किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। हम सपोज अभी बेसिकली चाहते हैं कि ये वैल्यू कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है। हम एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना, हम अगर यहाँ से इंट को रिमूव भी कर दें और कोड को रन कराएं, तो यहाँ पर हमारे पास कोड रन होगा प्रॉपरली, क्योंकि हमारा जो भी कोड होता है वो क्या होता है बेसिकली और इनबिल्ट होता है कि मेन फंक्शन जब भी कुछ रिटर्न करता है तो वो रिटर्न इंटीजर टाइप का रिटर्न करता है, डिफॉल्ट इंटीजर टाइप का। गॉट इट। हम इस चीज़ को वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वॉइड क्या होता है, अगर हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कराना, और ऑफ कोर्स इस फंक्शन से हम क्या रिटर्न करा रहे हैं, कुछ रिटर्न करा नहीं रहे, हम इस चीज़ को वॉइड के साथ भी कर सकते हैं। तो वॉइड के लिए क्या होगा, रिटर्न को वॉइड छोड़ना पड़ेगा, मतलब रिटर्न को खाली छोड़ना पड़ेगा। तो हम अब अगर कोड को रन कराएं तब ये हमारा प्रॉपर रन करेगा। लेकिन अगर यहीं पर हम रिटर्न 0, वॉइड लिखने का मतलब होता है खाली, हम चाह रहे हैं कि खाली कुछ भी रिटर्न नहीं करे। कोड जो प्रिंट है तो वो प्रिंट तो कराएगा ही, लेकिन हम चाहते हैं और ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन हम अगर ज़बरदस्ती यहाँ से 0 रिटर्न कराएं तो ये क्या होगा, हमें एक एरर प्रोम्प्ट करेगा या फिर वार्निंग देगा। वार्निंग दे रहा है, यहाँ पर आप समझ पाएंगे अगर
वार्निंग रिटर्न विद द वैल्यू इन फंक्शन रिटर्निंग वॉइड का, तब वॉइड को कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन तुम जबरदस्ती जीरो को रिटर्न कर रहे हो। तो रिटर्न टाइप का बेसिकली यही मतलब होता है कि अगर हम फंक्शंस डिक्लेयर कर रहे हैं तो रिटर्न टाइप अगर इंटीजर लिखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा, और अगर हम सिर्फ वॉइड लिखें तो सिंपली हम रिटर्न लिखकर छोड़ सकते हैं, और रिटर्न नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं। गॉट इट। और सिंपल सा इंट में भी लिखते हैं तो वहाँ रिटर्न नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली रिटर्न का डिफॉल्ट रिटर्न क्या होता है, इंटीजर टाइप होता है। गॉट इट। तो यह था बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग। अब हम क्या कर सकते हैं, सपोज हम अभी तक प्रैक्टिस इंट के साथ ही मेन को रखे हैं तो हम इंट के साथ लिख सकते हैं एंड दिस इज ऑल अबाउट रिटर्न टाइप। और अब हम फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे। जस्ट एन एग्जांपल कि हम एक फंक्शंस डिक्लेयर कर रहे हैं जिससे कि अभी हमें रिटर्न कराने की कोई नीड नहीं है। वॉइड हम कुछ भी abc, जस्ट एन एग्जांपल कुछ भी नाम रख लेते हैं एंड जस्ट डिक्लेयर दिस। हम इस चीज को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दे। abc नाम का एक फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो दिस इज आवर फंक्शंस डिक्लेरेशन। ये हमारा फंक्शंस डिक्लेरेशन है। एंड हम चाहते हैं कि ये प्रिंट फंक्शन जो है हमारे पास हाई प्रिंट कराए। सपोज हम यहाँ पर नंबर ऑफ कोड्स लिखे, बहुत सारे नंबर्स ऑफ कोड लिखे, उसके बाद हम फिर चाहते हैं कि हाई प्रिंट कराए। बट इट फिर कुछ कोड लिखे, फिर चाहते हैं कि हाई प्रिंट कराए, तो हम बार बार प्रिंट हाई लिखें। इससे बेटर क्या है, हम एक नया, या फिर हम चाहते हैं 4 या 5 लाइन का कोड लिखे ऐसे कुछ, प्रिंट हाई, प्रिंट हेलो, एंड देन प्रिंट जस्ट एन एग्जाम्पल के कैसे हो। बट इट। एंड हम इसको सबको बैक स्लैश एन के साथ यूज कर लेते हैं, बैक स्लैश एन एंड नाउ बैक स्लैश एन। तो ये बेसिकली क्या करेगा, अभी अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ये 3 लाइन प्रिंट होगा। अब जस्ट एन एग्जांपल, हम यहाँ पर कुछ मल्टीपल्स लाइन ऑफ कोड लेकर फिर हम ये वाला लाइन को फिर से प्रिंट कराना चाहते हैं। गॉट इट। लाइक एडिशन का प्रोग्राम किए, फिर से हम इस तीनों लाइन को प्रिंट कराना चाहते हैं। पहले हम शुरू में हमारा कोड का कुछ फॉर्मेट कैसा है, हम चाहते हैं कि पहले हाई हेलो कैसे हो प्रिंट हो, फिर कुछ एडिशन का प्रोग्राम हो, फिर आए हाई हेलो कैसे हो, फिर सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम हो, फिर हाई हेलो कैसे हो, ऐसे कुछ, मतलब कि हाई हेलो कैसे हो ये मल्टीपल टाइम्स अगर हमको प्रिंट कराना है तो हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर हाई हेलो कैसे हो प्रिंटफ स्टेटमेंट के साथ किए। हम इस चीज़ को लूप के अंदर भी नहीं रख सकते, क्योंकि लूप के अंदर तो हम यहाँ पर तीनों के लिए अलग अलग स्टेटमेंट है तो हम बार बार यूज नहीं कर सकते। अब इसके बाद क्या कर रहे होंगे, कुछ लाइन ऑफ कोड लिख रहे होंगे यहाँ पर इस सेक्शन में, फिर उसके बाद इस तीनों स्टेटमेंट को फिर से लिखेंगे। लेकिन ये क्या हो जाएगा, अगर सपोज 10 बार, तो 10 बार इस चीज़ को क्या होगा, इस तीनों लाइन को 10 टाइम्स हमें यूज करना पड़ेगा कोड के अंदर। बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढने के लिए। तो हम इस चीज़ को क्या करते हैं, इसी के लिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर लेंगे, वॉइड जो भी हमने फंक्शंस डिक्लेयर किया है उस फंक्शंस के अंदर हम इस सेक्शंस ऑफ कोड को रख लेंगे। यहाँ ध्यान देना है कि जब हम फंक्शंस को डिक्लेयर कर रहे होंगे तो उसको सेमीकोलन के साथ डिक्लेयर कर दिए। एंड देन जब हम फंक्शंस को यहाँ पर इस चीज़ को बोल रहे होते हैं फंक्शंस डेफिनेशन, हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, फंक्शंस डेफिनेशन। ओके। अब हम इस चीज़ में चाहते हैं, हम ये चीज़ को अभी अगर हम प्रिंट कराएं इतना को, तो ये हमारे कोड क्या प्रिंट करा कर देगा, हाय हेलो कैसे हो। गॉट इट। बट हम चाहते हैं कि ये वाला कोड हम यहाँ पर ना लिखकर, यहाँ पर रिटर्न 0 बिकॉज आई एम यूजिंग रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप का रिटर्न कर रहे हैं, हम रिटर्न 0 अब यहाँ पर किया। हम चाहते हैं कि ये काम ना करें, हम एक हेल्प लें फंक्शंस का। तो हम इस तीनों स्टेटमेंट को बेसिकली क्या कर सकते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, कंट्रोल एक्स एंड वी विल यूज इट हियर, कंट्रोल बी। ये क्या करेगा, रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है, तो सिंपली रिटर्न कुछ नहीं कराते हैं फंक्शन से कि ये फंक्शन हमें रिटर्न इस वैल्यू को कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, सिंपली ये प्रिंट करा रहा है। बट ठीक, ये हमारे क्या करेगा, प्रिंट कराएगा। तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शंस के अंदर हम इस चीज़ को डिफाइन कर दिए। अब हम बेसिकली कर क्या रहे होंगे, अभी अभी अगर कोड को रन कराएं तो हमारे पास आउटपुट कुछ नहीं आएगा। सिंपल कोड एग्जीक्यूशन से शुरू होगा, बंद होगा, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर हम कुछ नहीं लिखे हैं। मेन फंक्शंस के अंदर हम फंक्शंस को अगर यूज करना चाहते हैं, एबीसी फंक्शंस को, सिंपली क्या करना है, एबीसी ब्रैकेट देना है एंड नाउ दिस इज आर कॉलिंग ऑफ फंक्शंस। ये हमारा क्या, कॉलिंग ऑफ फंक्शंस है। अब अगर कोड को रन कराएंगे तो एक बार इस चीज को हम कॉल कर दिए, हाय हेलो कैसे हो प्रिंट होगा। फिर से अगर हम इस चीज को फिर से अगर एबीसी लिख लें
ABC। नाउ फिर से अगर रन कराएंगे तो फिर क्या होगा, हाय हेलो कैसे हो एक बार प्रिंट हुआ, फिर से हाय हेलो कैसे हो दोबारा प्रिंट हुआ, क्योंकि हम 2 बार कॉल किए। तो मतलब क्या बनता है कि हम जहाँ पर भी इस चीज़ को प्रिंट कराना चाहते हैं हाय हेलो कैसे हो, तो ये क्या करेगा, पहले ABC लिखेंगे। उसके बाद अगर हमको मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना है तो हम यहाँ पर मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड लिख लेंगे एंड सिंपली ABC को कॉल कर लेंगे, तो ये क्या कर हो जाएगा, फिर से ये चीज़ प्रिंट हो जाएगा। बट जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम यहाँ पर कुछ कोड लिख रहे हैं प्रिंट एफ, और कैसे कि हम फॉर लूप प्रिंट करा रहे हैं, फॉर int I is equal to 0, I less than equal to 5 and I plus plus, and just an example कि printf हम चाहते हैं ये चीज को हम printf करा रहे हैं I को बार बार, percentile d with some space and now I, got it। अब क्या हम पहले चाहते हैं कि पहले हाय हेलो कैसे हो, फिर ये कोड एग्जीक्यूट हो, फिर हमारा क्या हो जाए हाय हेलो कैसे हो ये प्रिंट हो। अभी तक अगर हम फंक्शन का यूज नहीं करते तो क्या करते, ये 3 लाइन प्रिंटफ वाला जो हम फंक्शंस में भी डिक्लेयर किए हैं, इस चीज को कहाँ लिख रहे होते, एबीसी के जगह पर ये लिखते तो प्रिंट होता हाय हेलो कैसे हो, फिर कोड एग्जीक्यूट होता एंड देन फिर ये 3 लाइन को लिखना पड़ता। तो ये क्या होता, अब मेन फंक्शंस क्या हो जाता, बहुत ही हैवी हो जाता, देखने में 8-10 लाइन का कोड दिख रहा होता है कि मेन फंक्शन में इतना लाइन्स ऑफ कोड लिखे हैं, बट हम इस चीज़ को क्या कर पाए, बहुत कम कर पाए। अब यूजर्स अगर कोई भी नया यूजर्स आएगा वो पढ़ेगा कि अच्छा चलो यहाँ पर एबीसी फंक्शंस कॉल हुआ है, उसके बाद कुछ प्रिंट हुआ है एंड देन एबीसी फंक्शंस कॉल हुआ है। अब हम एबीसी फंक्शन को सेपरेटली जाकर पढ़ सकते हैं कि एबीसी फंक्शन का काम किया था। लेकिन वैसे अगर मेन फंक्शन में ही सब कुछ लिख देते, ये क्या करता है, एक एम्बिग्युइटी प्रोवाइड करता, बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ मुझे मिलता मेन फंक्शन में, गॉट इट। और जनरली जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम फंक्शंस का यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी यूजर्स अगर कोई अनदर यूजर्स आपके प्रोग्राम को चेक करेगा तो वो एक एक लाइन को नहीं पढ़ेगा, वो सिंपली चेक कर रहा होगा मेन फंक्शंस को। ये नहीं कि शुरू से हैज इंक्लूड से लेकर लास्ट तक पढ़ता है, ऐसा कोई नहीं करता, वो मेन फंक्शंस को कोड देखेगा कि मेन फंक्शन में क्या कोड लिखा हुआ है। मेन फंक्शन में अगर कोई फंक्शंस यूज किए तो वो फिर वहाँ फंक्शंस के रेफरेंस के पास जाएगा कि कहाँ पर फंक्शंस है, वहाँ क्या डिफाइन किया हुआ है। उससे क्या होता है कि कोड का रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। बट इस मैनर में हम क्या कर रहे होते हैं, फंक्शंस को यूज कर रहे होते हैं। तो नाउ हम यहाँ पर क्या हो गया, अब हमारे पास हाई हेलो कैसे हो, उसके बाद 0 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ, फिर हाई हेलो कैसे हो, अगर बैकस्लैश एन अगर यूज करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो इस मैनर में हम फंक्शंस को यूज कर रहे होते हैं। बट हमारा क्या इसमें 3 सिनेरियो था, फंक्शंस डिक्लेरेशन, फंक्शंस डेफिनेशन एंड फंक्शंस कॉलिंग। हम जनरली क्या कर रहे होते हैं, वैसे हम ये कर लें या फिर हम फंक्शंस डेफिनेशन और फंक्शंस डिक्लेरेशन को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम फंक्शंस जो डिफाइन किए हुए हैं इस चीज़ को हम यहाँ से हटाकर सिंपली जहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, और आप किसी भी मैनर में यूज कर सकते हैं, बोथ आर सिमिलर। तो हम फंक्शंस डेफिनेशंस और डिक्लेरेशन दोनों को साथ कर सकते हैं। तो ये अब हमारा क्या हो गया, फंक्शंस डेफिनेशंस विद डिक्लेरेशन, गॉट इट। ये ध्यान देना, अभी भी कोड को रन कराएंगे सिमिलर टाइप से आउटपुट हमारे पास आएगा। तो हम फंक्शंस डेफिनेशन और डिक्लेरेशन दोनों साथ भी कर सकते हैं, और हम जनरली यही कर रहे होंगे क्योंकि एक लाइन ऑफ कोड हमारे पास बच जाता है, गॉट इट। तो अब इसमें हम कुछ और नए सब चीज़ को सीख रहे होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं। जस्ट एन एग्जांपल कि हम एडिशन का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, गॉट इट। तो हम क्या कर रहे होंगे, जो चीज़ मेन फंक्शंस के अंदर लिखते हैं उस चीज़ को सिंपली हम क्या कर रहे होंगे, सपोज एन एग्जांपल कि हम इस चीज़ का नाम लिखें ऐड, और हम कॉल कर रहे होंगे ऐड फंक्शंस को, एंड देन ऐड फंक्शंस में हम जो सिंपली कर रहे होते हैं, क्या काम कर रहे होते हैं, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ये यूज कर रहे होते हैं। जो एडिशन का प्रोग्राम हमने फर्स्ट क्लास में सीखा है वो यूज कर रहे हैं। देन स्कैनफ और कैन से प्रिंटफ, प्रिंटफ इंटर ए, ना स्कैन करना है मुझे इस चीज़ को, एंड एट द एड्रेस और मेमोरी लोकेशंस कहाँ पर, परसेंटाइल डी टाइप का करना है, एंड एट द एड्रेस ऑफ ए, गॉट इट। नाउ मुझे सेम कोड को क्या करना है, यूज करना है, इंटर बी एंड एट द एड्रेस ऑफ बी। अब यहाँ पर ए और बी मुझे मिल गया, सिंपली क्या करना है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी
नाउ printf sum is percentile d एंड परसेंटाइल डी की जगह पर सी हमारा प्रिंट होना चाहिए। गॉट इट। तो अभी भी हम यहाँ पर ये हमारा कोड हो गया और हम यहाँ पर सिंपली क्या कर लेंगे, एडिशन को कॉल कर लेंगे। ऐड अगर फंक्शन का नाम है तो हम ऐड फंक्शंस को कॉल करेंगे और सब कुछ हमारा जैसे रन होता है सिमिलर मैनर में रन हो जाएगा। अब जस्ट एन एग्जांपल कि हम अगर मेन फंक्शंस में लिखते हैं, अगर सपोज 10 टाइम्स मुझे इस चीज़ को यूज करना होता तो हम सेम सेम कोड को, इस पूरे कोड को 10 बार रिपीट कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर हम अगर सिर्फ 10 बार क्या लिखेंगे, एक बार डिफाइन कर दिए कि ऐड नाम का कोई फंक्शन था और 10 टाइम सिर्फ ऐड को कॉल करेंगे, ये क्या काम कर रहा होगा हमारा सिमिलर, जैसे कि हम 10 बार सेम चीज़ को लिख रहे हैं। इस चीज़ को हम रन करते हैं, सिंपली क्या हो गया, इंटर ए 10, इंटर बी जस्ट एन एग्जांपल 20 एंड सम इज 30 आ गया। जस्ट एन एग्जांपल ऐड एक बार कॉल किए, फिर से हम ऐड दोबारा कॉल कर रहे हैं, 2 बार कॉल कर रहे हैं। अब अगर रन कराएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम आएगा इंटर ए जस्ट एन एग्जांपल 10, देन 20, इंटर 30 आ गया, फिर से आएगा इंटर ए। अब सपोज हमको सपोज करना है 25 एंड इंटर बी 60 को ऐड करना है, तो फिर से हमारे पास इस 2 नंबर का एडिशन आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर हम अभी ये फंक्शंस नहीं डिक्लेयर करते तो मुझे क्या होता है, ये सेम चंक ऑफ कोड को इसमें बार बार लिखना होता है। एक बार इस ऐड के लिए इतना कोड लिखते, फिर इसी ऐड दूसरे ऐड के लिए इतना कोड लिख रहे होते, तो ये क्या होता है, बहुत ही हैवी बना देता है हमारे मेन फंक्शंस को। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, इस चीज़ का यूज कर रहे होते हैं। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगा। एक नया बात अब ये याद रखना है कि हम जब भी फंक्शंस डिक्लेयर कर रहे होते हैं उसमें ना ही हम प्रिंटफ का यूज करना पसंद करते हैं, ना ही स्कैनफ का यूज करना पसंद करते हैं। मतलब हमारा फंक्शन सिर्फ कोई काम कर रहा था, इनपुट और आउटपुट लेने के लिए उसका काम नहीं करा रहे होते हैं। मतलब हम प्रिंटफ और स्कैनफ, अब हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस तो मेन के अंदर लिखें, लेकिन ये एडिशंस का जो काम हो ये क्या हो, हमारे फंक्शंस के अंदर हो। गॉट इट। तो यहाँ पर हमारे पास आता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का एक काम आता है, और यहाँ पर हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को प्रिफर कर रहे होते हैं कि कैसे उस चीज़ को यूज कर रहे होंगे। मतलब कि हम यहाँ पर अब क्या कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट को कैसे पास करते हैं। और अगर आप सिंटैक्स याद होगा तो हम बताए भी थे, यहाँ पर रिटर्न टाइप लिख रहे होते हैं, जब भी फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हैं रिटर्न टाइप लिख रहे होते हैं, फंक्शन का नाम, और इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिख रहे होते हैं, हम कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे होते हैं। वो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे होते हैं, तो वो क्या करता है, सिंपली ऐड करके प्रोग्राम को देगा। हम सिंपली एक चीज़ आपको दिखाते हैं, हम इस चंक ऑफ कोड को और पूरे कोड को कैसे, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, एंड हम सिंपली क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पर काम नहीं करा के हम यहाँ पर फंक्शंस में पास कराएंगे क्या चीज़, इंटीजर टाइप का वैल्यू, सपोज p एंड इंटीजर टाइप का वैल्यू q। गॉट इट। इंट p और इंट q, और हम यहाँ पर रिटर्न क्या करेंगे, अब कुछ वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं, एडिशन करके कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा ये, तो कुछ वैल्यू रिटर्न कराएगा तो हम रिटर्न के जगह पर क्या लिख सकते हैं, रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप का कुछ वैल्यू रिटर्न कर, एडिशन करेगा, अभी इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा, फ्लोट रहेगा तो हम यहाँ फ्लोट लिख सकते हैं, जिस टाइप का रहेगा, कैरेक्टर में कुछ रिटर्न कराना है तो हम कैरेक्टर टाइप का लिख सकते हैं। ये वैल्यू क्या रिटर्न करना चाहिए, ये वैल्यू रिटर्न करे हमारा p प्लस q को ऐड करके। तो ये कैसे काम कर रहा होता है, हम इस चीज़ को अभी ड्राई रन भी देख रहे होंगे प्रॉपर मैनर में। इस फंक्शन को चाहते हैं कि ये ऐड नाम का फंक्शन है, इंटीजर p टाइप का कुछ वैल्यू मिलेगा, एक नंबर यहाँ मिलेगा, दूसरा की q दूसरा वैल्यू मिलेगा, तो ये क्या कर दे, रिटर्न कर दे p प्लस क्यू को, p प्लस क्यू को रिटर्न करेगा तो रिटर्न होकर कहाँ, ऐड में स्टोर होगा, और इस ऐड को हम क्या कर लेंगे, बाद में एक्सेस कर लेंगे। गॉट इट। अब हम इस चीज़ को कैसे कॉल कर रहे होंगे, हम सिंपली कॉल ऐसे कर सकते हैं, हमारा फंक्शन का नाम क्या है, ऐड नाम का फंक्शन है, ऐड को कॉल किए हैं, एंड ऐड में क्या पास कर रहे हैं हम, ए और बी, बेसिकली हमारा समेशन तो ए बी का चाहिए, तो हम यहाँ पर पास करेंगे ए कॉमा बी को। गॉट इट। तो ये इंटरनली क्या होगा, यहाँ पर जो भी ए वैल्यू हमारा पास होगा, ये ए वैल्यू एडिशन नाम के फंक्शन के फर्स्ट पैरामीटर को पास होगा। तो एडिशन नाम का फंक्शन ये है, इसके फर्स्ट पैरामीटर में जो p है, p को ये a वैल्यू असाइन हो जाएगा। मतलब a में अगर 10 है तो इस p को भी क्या मिल रहा होगा, 10 मिल रहा होगा। सिमिलर मैनर में b का वैल्यू q को मिल जाएगा, मतलब अगर q में 20 है
तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगा, क्यू में 20, गॉट इट। एंड रिटर्न कर देगा ये p प्लस क्यू को, मतलब p में अभी क्या आ गया स्टोर होगा 10 एंड q में आ गया 20, तो 10 प्लस 20 इसको रिटर्न हो जाएगा, दैट मीन्स 30 रिटर्न होगा। और उस रिटर्न को हम कहीं ना कहीं स्टोर करा सकते हैं, यहाँ से जो वैल्यू हम मुझे मिल रहा होगा, हम सपोज इस चीज़ को c में रिटर्न करा लिए, तो हमारा एडिशन के थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू जो भी वैल्यू मुझे रिटर्न होगा, ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वैल्यू जो रिटर्न कराएगा वो हम चाहते हैं कि ये c में स्टोर हो जाए। तो c में क्या हो जाएगा, रिटर्न वाला वैल्यू 30 है, तो 30 स्टोर होगा एंड यहाँ पर हम सी को प्रिंट करा लेंगे। अब अगर कोड को रन कराएं तो सिमिलरली जैसे पहले कोड रन कर रहा था, सिमिलर मैनर में अभी भी कोड रन कर रहा होगा। इंटर ए जस्ट एन एग्जाम्पल 10 एंड 20, तो हमारे पास क्या आ रहा है, सम आ रहा है 30, लेकिन हम सम का कोड, हम सम नहीं लिखे कि मुझे सम कैसे करना है, सिंपली यहाँ पर हम रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिए कि ये रिटर्न कर दो। तो ये हमारा बहुत छोटा सा कोड था, हम बहुत सारे मल्टीपल्स कोड कर सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशंस करना होता तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस लिख सकते हैं। एंड देन जस्ट एन एग्जांपल कि हम सब जगह मल्टीप्लिकेशंस का काम करें, तो हमारे पास अभी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। और फिर से अगर कोड को रन करें तो हमारे पास आउटपुट आएगा इंटर ए, तो हमारे पास इस तरह से कुछ आएगा, 10 एंड 20 इंटर करेंगे तो हमारे पास आउटपुट 200 आएगा। जस्ट एन एग्जांपल कि सम नहीं है, अभी मल्टीपल कर रहे हैं। तो हम सिंपली अब जो भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो आपको प्रोग्राम बताया गया था, आप इस चीज़ के हेल्प से भी कर सकते हैं, गॉट इट। अब जस्ट एन एग्जांपल कि हम रिटर्न कराना चाहते हैं कुछ अनदर वैल्यू को। हम सपोज करते हैं कि हमें एरिया ऑफ पेरीमीटर फाइंड करना है। एरिया तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, मुझे क्या पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। एरिया और पेरीमीटर में से एरिया तो ऐसे सिंपली मल्टीप्लिकेशन, पेरीमीटर कैसे फाइंड कर रहे होंगे, सिंपली 2 इंटू ए प्लस बी, ये कर लेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू रिटर्न, और ए प्लस बी अभी उसमें डिफाइंड है, तो हम यहाँ पर पी प्लस क्यू कर रहे होंगे। अब अगर इस चीज़ को रन करा कर देखें तो हमारे पास क्या होगा, ए में जो भी वैल्यू मुझे मिलेगा वो पहले पी को असाइन हो जाएगा, एंड क्यू में जो बी में जो वैल्यू होगा वो क्यू को असाइन हो जाएगा। एंड नाउ लेट अस रन दिस कोड, तो आप देख पाएंगे 2 इंटू 4, ये हमारा अभी पेरीमीटर क्या आना चाहिए, 2 और 4 का, 4 प्लस 2 6 एंड मल्टीप्लाई ऑफ 2 12। तो अब इंटर करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा 12, और यहाँ पर आप सिंटैक्स चेंज कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई सॉरी पेरीमीटर इज 12, गॉट इट। तो ऐसे कुछ फंक्शंस काम कर रहा होता है। हम इस चीज़ को कर रहे होते हैं बड़े बड़े कोड जहाँ पर हमें यूज करना होता है, बार बार सेम कोड को रन कराना होता है, उस चीज़ के लिए करते हैं। तो एक बार इस चीज़ को ड्राई रन करके समझते हैं कि आखिर इंटरनली हो क्या रहा है, तो और ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिल रहा होगा ना। हम कोड को ड्राई रन करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे थे हम अभी, डिक्लेयर करना है हमारा जो भी हेडर फाइल है, एंड देन एक एडिशंस का प्रोग्राम परफॉर्म करना है। एंड यहाँ पर हम डायरेक्ट हम एक नंबर पास कर रहे हैं डायनामिकली। आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, हम जो अभी प्रैक्टिकली करके देखे थे वैसे भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एक बात तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर अगर इंट ए डिक्लेयर किए हैं और यहाँ इंट बी डिक्लेयर किए हैं, और मेन में जो इंट ए और इंट बी डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर हम मेन में भी इंट ए एंड इंट बी डिक्लेयर करें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तक देख रहे होंगे कि हम एक वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ का वेरिएबल और यहाँ का वेरिएबल क्या है, दोनों अलग अलग है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये ध्यान देना है। हम इसलिए यहाँ पर ए डिक्लेयर कर सकते हैं तो ये सिर्फ इसके अंदर ही यूज होगा, और यहाँ पर अगर ए हम यूज करेंगे तो ये सिर्फ इसके अंदर ही यूज होगा। जस्ट इसके बाद ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के बारे में समझेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगा, गॉट इट। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हमारा पहले एग्जीक्यूशन जो शुरू होता है कोड का, वो मेन फंक्शंस के साथ शुरू होता है, तो यहाँ पर से कंपाइलर रन करना शुरू कराएगा एंड डायरेक्ट देखेगा इंट सम इज इक्वल टू ऐड। जैसे देखा कि हमारे पास एक सम नाम का वेरिएबल है, उसमें क्या वैल्यू असाइन होना है, ऐड करना है 10 और 20 का। मतलब जस्ट एन एग्जांपल कि हम यहाँ पर ए और बी लिख रहे हैं, ए एंड बी, और यहाँ पर प्रिंटअप स्कैनअप के हेल्प से ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 20 स्टोर करा लिए, गॉट इट। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ए, जैसे ए और बी हम डिक्लेयर किए हैं, तो ये ए नाम का एक वेरिएबल बनेगा, बी नाम का वेरिएबल बनेगा, ए में 10 स्टोर, बी में 20 स्टोर, यहाँ तक ठीक है। अब जैसे ही देखा कि ऐड नाम का एक फंक्शन है जिसको कि कॉल किया जा रहा है, गॉट इट, ऐड नाम का फंक्शन है, इसको कॉल किया जा रहा है,
तो जैसे ऐड नाम का फंक्शंस देखा कि तो ऐड नाम का फंक्शंस को पहले सर्च करेगा कि कहाँ पर है, तो यहाँ पर आया, ठीक है, ऐड नाम का फंक्शंस है। उसके बाद उसने क्या करा है, ए और बी को पास भी किया है। तो एज एन आर्ग्यूमेंट, ध्यान देना यहाँ पर जो होता है इसको आर्ग्यूमेंट बोल रहे होते हैं। और कैसे यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर जो भी हम पास कर रहे होते हैं इसके अंदर जो भी लिखा होता है फंक्शंस नाम के अंदर, तो इसको आर्ग्यूमेंट बोल रहे होते हैं। और जो भी चीज़ यहाँ पर लिखा होता है कॉलिंग के टाइम पर, इसको हम पैरामीटर बोल रहे होते हैं जनरली। वैसे कहीं पर हम इसको आर्ग्यूमेंट पैरामीटर कुछ भी बोल सकते हैं, इसको आर्ग्यूमेंट पैरामीटर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली इसको आर्ग्यूमेंट और इसको पैरामीटर बोला जाता है। बट इट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम देखेगा कि यहाँ पर हमारा क्या पैरामीटर पास हो रहा है, ए और बी पैरामीटर पास हो रहा है। क्या ये इंटीजर टाइप का है, तो पहले तो ये मैच करेगा, हाँ ये इंटीजर टाइप का, ये भी इंटीजर टाइप का है। तो ये क्या होगा, यहाँ ए और बी एक अनदर वेरिएबल बनेगा। ये वेरिएबल अलग है, ये मेन का वेरिएबल है। बट फिर ये ऐड का वेरिएबल बनेगा, ऐड भी तो एक फंक्शन है, तो ऐड के लिए भी एक ए अलग बनेगा एंड बी अलग नाम का एक वेरिएबल बना। ये किस चीज़ के लिए, ऐड नाम के फंक्शंस के लिए। अब देखा कि ए वैल्यू यहाँ से पास हो रहा है पहले, तो पहले इस वाले वेरिएबल को यहाँ का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ वैल्यू अभी ए में क्या है 10, तो इस ए को भी 10 मिल जाएगा। एंड इस बी को भी क्या होगा हमारे पास, इस बी में अगर जो वैल्यू है वो इस बी में अभी 20 है, तो इस बी को 20 मिल जाएगा। बट इट, और अगर कन्फ्यूजन है तो हम जस्ट एग्जांपल कि हम इस चीज़ का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम सपोज करते हैं इसका नाम पी और क्यू कर लेते हैं, लेकिन नाम हम सेम भी रखेंगे, कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ से पी एंड क्यू, तो पी और क्यू हम इसको भी कर सकते हैं, हमारा पी एंड क्यू। तो पी में 10 स्टोर है, 20 स्टोर है क्यू में। तो इस पी का वैल्यू पहले वाले के पास पहुँचेगा, मतलब 10, इसमें जो पहले से ए है उसमें क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू मिलेगा 10। एंड क्यू का वैल्यू अगर 20 है अभी, तो इस ये 20 क्या हो जाएगा, इस बी को मिल जाएगा, ये 20 बी को मिल गया। एंड अब देखेगा फंक्शंस के अंदर क्या काम हो रहा है, रिटर्न ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी को रिटर्न करो। ए और बी जो यहाँ पर मिला हुआ है, ए और बी का वैल्यू क्या है 10 प्लस 20 दैट इज 30। ये 30 यहाँ से इसको रिटर्न हुआ, मतलब ये फंक्शंस जो है वैल्यू रिटर्न कर रहा है 30। यहाँ पर कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है और ये वैल्यू इंटीजर टाइप का है, इसलिए हम यहाँ पर रिटर्न टाइप इंटीजर यूज कर रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या करेगा, यहाँ से 30 रिटर्न करेगा, और वो 30 मतलब ये फंक्शंस 30 को लेकर आया, मतलब ये फंक्शंस रिटर्न किया 30, तो इस फंक्शंस को क्या मिल रहा है हमारे पास 30 मिल रहा है। बट इस फंक्शन को क्या मिल रहा है, अभी 30 मिल रहा है। तो इस फंक्शन को जो 30 मिला, ये 30 क्या हो जाएगा, इस सम में असाइन हो जाएगा। मतलब सम का वैल्यू, अब सम नाम का जो वेरिएबल है उसमें क्या आ गया 30 आ गया। तो अब यहाँ पर यही प्रिंट हो जाएगा, एडिशन इज परसेंटाइल डी सम का वैल्यू, सम का वैल्यू 30 है, तो इस परसेंटाइल डी के जगह 30 प्रिंट हो जाएगा। एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा समेसन इज 30 और एडिशन इज 30। सिमिलरली अगर फिर से मुझे कोई चीज़ को प्रिंट कराना, तो हम सिमिलर मैनर में सेम काम कर सकते हैं। इंट सपोज पी क्यू आर इज इक्वल टू एड, और यहाँ पर क्या पास कर सकते हैं 20, 50। अगर 20, 50 का एडिशन करना है, तो ये 20 क्या हो जाएगा, फिर से ए को मिलेगा, ये 50 क्या होगा, फिर से बी को मिलेगा। मतलब ए में फिर आ जाएगा 20 एंड बी में आ जाएगा 50, तो 20, 50 मिलेगा और रिटर्न कर देगा। फिर से इस दोनों को सम करके 20 और 50 का जो समेसन होगा 70, ये 70 क्या हो जाएगा पी क्यू आर में आकर स्टोर हो जाएगा। एंड देन सिमिलरली इस तरह से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एडिशन इस परसेंटाइल डी और सम के जगह पर पी क्यू आर लिख रहे होंगे, पी क्यू आर में जो समेसन आया वो मिल जाएगा। तो ये जो अभी हम काम कर रहे थे, इस चीज़ को बोल रहे होते हैं हम कॉल बाय वैल्यू। गॉट इट। तो ये चीज़ को हम बोल रहे होते हैं कॉल बाय वैल्यू। हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉल बाय वैल्यू का काम कर रहे होंगे। ये हमारा कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू का मतलब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। आई होप ड्राई रन समझ में आया होगा कि किस तरह से कंपाइलर समझता है, किस तरह से काम कर रहा होता है कंपाइलर। अब हम समझते हैं कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। दो कॉन्सेप्ट आता है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, जब हम एज अ आर्ग्यूमेंट और कैसे एज अ पैरामीटर, यहाँ पर पी क्यू क्या है, कोई ना कोई वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब हम पी क्यू का कोई ना कोई वैल्यू पास करेंगे, जस्ट एग्जाम्पल पी क्यू, और यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 एंड 20, ये क्या, हम एक वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू पास कर रहे हैं एज एन पैरामीटर। यहाँ पर पैरामीटर के रूप में अगर हम वैल्यू पास कर रहे होते हैं, तो इसी चीज़ को बोल देते हैं कॉल बाय वैल्यू।
व्हेन वी पास द सम वैल्यूज एट द टाइम ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन, हम कॉलिंग के टाइम पर अगर कुछ वैल्यू पास कर रहे होते हैं एज द पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर के रूप में कुछ वैल्यू पास कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। सिमिलर मैनर में एक कॉन्सेप्ट आता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में क्या करते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट पास नहीं करके वो वैल्यू जहाँ पर स्टोर है, एड्रेस हम पता चल, ये क्या होता है मेमोरी में जहाँ पर भी स्टोर होगा उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो हम क्या कर रहे होते हैं, एड्रेस डायरेक्ट पास करते हैं। यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट पास नहीं करके एड्रेस पास करते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। तो हम कॉल बाय रेफरेंस सीख रहे होंगे पॉइंटर सीखने के बाद, क्योंकि पॉइंटर के थ्रू ही हम एक्सेस कर पाएंगे एड्रेस को। तो लेकिन डिफिनेशन सिमिलर टाइप का है, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, व्हेन वी पास द सम वैल्यू, और यहाँ पर हम सम वैल्यूज जब पास कर रहे होंगे तो उसको कॉल बाय वैल्यूज, और यहाँ कर सकते हैं व्हेन वी पास द एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, हम जब एड्रेस पास करते हैं वेरिएबल का कॉलिंग के टाइम पर फंक्शंस को एज अ पैरामीटर, तो वहाँ वो क्या कहला रहा होता है हमारे पास, कॉल बाय रेफरेंस। तो आई होप कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का मतलब समझ में आया होगा कि कैसे काम करता है। अब फंक्शंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली इतना ही है, हमें सीखना होता है और इसमें डीप जाकर के कैसे हम काम कर सकते हैं फंक्शंस के साथ। हम मल्टीपल टाइप्स के कोड लिख रहे होंगे, लाइक अगर हम जो भी अभी एडिशंस का प्रोग्राम बना रहे हैं, हम जो भी अभी तक कोड लिखे थे, लाइक 1 to 5 तक अगर मुझे प्रिंट कराना है, तो हम एक कोड सिंपल आपको लिख कर दिखा सकते हैं कि कैसे कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट मेन, एक मेन फंक्शंस होगा, हमें सपोज करना है कि एन नंबर प्रिंट कराना है, 1 2 3, अगर यूजर एन का वैल्यू 10 डाले तो 10 तक प्रिंट हो जाए, 5 डाले तो 5 तक प्रिंट हो जाए। गॉट इट। इस तरह से मुझे एन यूजर से लेना होगा, तो उस मेन फंक्शन में इनपुट लेने का और स्कैन कराने का मतलब प्रिंट कराने का काम कहाँ होता है हमारे पास, इस चीज़ में हो रहा होता है। तो हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंट एन प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, कहाँ तक आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो डालो यहाँ पर, एंड सिंपली यहाँ से क्या कर देख सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर आ गया, ये नंबर को क्या करना है, पास करना है। हम सपोज करते हैं एक प्रिंट नाम का फंक्शन बनाते हैं, और वहाँ पर इस एन को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। गॉट इट। एंड नाउ रिटर्न 0 फंक्शन, क्योंकि हमारा मेन फंक्शन है, तो हम ये कर सकते हैं। अब हमारा प्रिंट नाम का जो हम फंक्शंस डिक्लेयर किए, ये हमारा प्रिंट कराने का काम करेगा, तो हम इस चीज़ को ऊपर में डिक्लेयर कर सकते हैं, ऊपर में हैज इंक्लूड वाला स्टेटमेंट। एंड नाउ जस्ट एन एग्जाम्पल, ये क्या करेगा, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कराएगा, सिंपली प्रिंट कराएगा। तो हम काम करा सकते हैं, वॉइड तुम क्या करा दो, प्रिंट नाम का फंक्शन हम अगर बनाए प्रिंट, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो इंट ए बी सी एन भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि ये एन और ये एन डिफरेंट है, ये मुझे डिक्लेयर भी करना है। और इसके अंदर हम सिंपली फॉर लूप लिख सकते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करो, आई लेस देन कहाँ तक जाना चाहिए, एन तक, क्योंकि एन तक प्रिंट, और ये एन वैल्यू किसको मिल रहा होगा, इस ए को, तो हम यहाँ पर ए लिख सकते हैं, आई लेस देन इक्वल टू ए, एंड आई प्लस प्लस, हर सिनेरियो में आई प्लस प्लस करो, एंड प्रिंट कराते जाओ हर सिनेरियो में परसेंटाइल डी आई को। गॉट इट। यहाँ पर हमारा मेन कोड ब्लॉक बंद हो जाएगा, ये वॉइड का ब्लॉक बंद हो गया, ये इंट का ब्लॉक बंद हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये सेक्शंस ऑफ कोड को हम यहाँ पर नहीं लिखने के बजाय हम फंक्शंस में लिख दिए। तो अगर सपोज हमें अब क्या होगा, यहाँ पर हम यहाँ पर प्रिंट कॉल के, इसके बाद हमें मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड है, और फिर से सिमिलर मैनर में ये कोड को रन कराना है कि ये करो। तो अगर हम मेन फंक्शंस के अंदर लिखते तो क्या करते, सेम कोड को फिर से, इस पूरे कोड को फिर से यहाँ पर लिखे थे, फिर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते, फिर इस चीज़ को पूरे लिख रहे होते। लेकिन अब क्या, सिंपली हम प्रिंट एन लिखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, या फिर प्रिंट के साथ साथ एन का कुछ वैल्यू पास करेंगे एज ए पैरामीटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ ना कुछ वैल्यू कॉल होगा, और उसके बाद ये सब काम हो रहा होगा, मतलब प्रिंट हो रहा होगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल के हेल्प देखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा इंटर एनी नंबर। सपोज यूजर ने क्या किया, एन का वैल्यू 10 इंटर किया, तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पर 10 इंटर हुआ, इस लाइन के बाद ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी स्कैनअप लाइन तो एक रह गया, स्कैनअप भी फंक्शन चला लेना यहाँ पर। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रिंट एन का वैल्यू जो भी होगा यहाँ पर, ये क्या होगा, एज एन पैरामीटर, ये इसको पास होगा एज एन आर्ग्यूमेंट, यहाँ से पैरामीटर एन का वैल्यू पास हुआ, और एज एन आर्ग्यूमेंट ये इसको एन के वैल्यू को एक्सेप्ट किया। तो ए में भी क्या आ जाएगा हमारे पास 10,
एंड नाउ ए के जगह पर क्या आ जाएगा 10 और आई का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है तो 1 से शुरू होकर 10 तक ये क्या करेगा प्रिंट कराते जाएगा बार बार। गॉट इट। आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह काम करता है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं लोकल वेरिएबल क्या होता है एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और स्कोप क्या होता है। तो ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन, जो भी हम फंक्शंस बनाएंगे उसके आउटसाइड डिक्लेयर करना होता है, यूजुअली एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम, जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे उसके टॉप पर डिफाइन करते हैं, एंड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी फंक्शंस इन द मेन प्रोग्राम। अगर ग्लोबल वेरिएबल कोई डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल क्या होता है वही ए बी सी डी इंट ए बी सी जो भी डिक्लेयर कर रहे थे, तो ये जो होता है हम पूरे होल प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल क्या होता है? उस स्कोप के बीच में, स्कोप हमारा ये होता है, इस स्कोप के बीच ही यूज कर सकते हैं, या फिर जिस फंक्शंस में हम डिक्लेयर किए हैं सिर्फ उसी फंक्शंस में उसको यूज कर सकते हैं। एंड स्कोप क्या होता है? सिंपली इसके बीच में जो चीज़ लिखे हैं इसको स्कोप बोल रहे होते हैं। और आप समझ भी सकते हैं द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज रीजन, मतलब एरिया ऑफ द प्रोग्राम। एक एरिया होता है प्रोग्राम का जिसको कि हम स्कोप बोल रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट, अभी सब प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी होगा। ये डिफिनेशन है, एग्जाम में तो यही लिख के आना है, तो एक बार रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा और अभी देखेंगे तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। प्रायोरिटी को ध्यान देना है कि लोकल वेरिएबल का प्रायोरिटी जब भी होता है क्या होता है, ग्रेटर होता है ग्लोबल वेरिएबल से। जो भी हम लोकली यूज कर रहे होंगे उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा ग्लोबल वेरिएबल से। तो आई होप ये थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। हमारे फंक्शंस वाले पोर्शंस का तो सीखते हैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के बारे में एंड स्कोप के बारे में। उससे पहले एक और वर्ड आप ध्यान रख सकते हैं, फंक्शंस प्रोटोटाइपिंग क्या होता है। फंक्शंस प्रोटोटाइपिंग यही होता है जो कि फंक्शंस डिक्लेरेशन होता है। सिंपली फंक्शंस प्रोटोटाइपिंग क्या कर रहा होता है, सिंपली हमारे फंक्शंस के नाम, जैसे फंक्शंस डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शंस के नाम को डिक्लेयर करने में यूज होता है। सिमिलर मैनर में फंक्शंस प्रोटोटाइपिंग भी फंक्शंस के नेम को डिक्लेयर करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। और कहीं पर अगर एग्जाम्स में आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शंस प्रोटोटाइपिंग, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग नाम से कंफ्यूज नहीं होना होता है, बेसिकली जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है वही होता है। और यहाँ पर जस्ट एन एग्जांपल कि इसके लिए अगर हमें प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना होता और इसके लिए अगर फंक्शन को डिक्लेयर करना होता तो कैसे कर रहे होते, सिंपली कर रहे होते इस चीज़ को कॉपी, आप ऑफकोर्स नोटबुक में कॉपी नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल भी एंड सेमीकोलन। तो ये हमारा क्या है, फंक्शंस का प्रोटोटाइप है कि हम फंक्शंस के प्रोटोटाइप यही बता रहा होता है कि ये किस टाइप का है, क्या रिटर्न कर रहा होगा फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शंस में क्या क्या हमारे पास एज अ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो ये बेसिकली ये बताता है। डिफिनेशन के अलावा जितना भी चीज़ होता है उसको फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं, ऐसा कर सकते हैं। गॉट इट। तो अब हम लोग समझते हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल को। ग्लोबल डॉट सी कर सकते हैं ना। और इस चीज़ में हम समझेंगे, अच्छे से इसको समझना है क्योंकि ये आगे भी आपको यूज होगा। ये हमारा बॉयलर प्लेट क्रिएट हो गया। आप एक चीज़ को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट हम सिंपली स्कोप से शुरू करते हैं। पहले स्कोप समझते हैं क्या होता है। हम इंट ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं एंड, या फिर हम डायरेक्ट सब कुछ स्टैटिक करते हैं, स्कैनअप का यूज करने की नीड है नहीं। हम इंट ए को 10 डिक्लेयर किए हैं एंड सिंपली प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, एंड यहाँ पर हम ए को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, अभी अगर इस चीज़ को प्रिंट कराएं तो इजीली प्रिंट होगा। एक नया चीज़ करते हैं, हम एक स्कोप नया डिक्लेयर करते हैं, एक स्कोप डिक्लेयर करते हैं। फिर से हम करते हैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पर फिर से हम कर सकते हैं ए को प्रिंट कॉमा ए। इसको बैक स्लैश एन दे लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम नेक्स्ट लाइन में यूज अगर हो रहा है, मतलब दो बार हम प्रिंट यहाँ पर भी एक बार करा रहे हैं, एक बार यहाँ पर भी प्रिंट करा रहे हैं। गॉट इट। अब फिर से इसको हम रन कराते हैं। हमारे पास अभी भी आउटपुट 10 10 आना ही था क्योंकि ए का वैल्यू 10 है, यहाँ भी ए का वैल्यू 10 है, यहाँ भी ए का वैल्यू 10 है। लेकिन एक चीज़ फिर से हम यहाँ पर समझेंगे, इस चीज़ को कॉपी करते हैं एंड देन फिर से यहाँ पर लिखते हैं कंट्रोल वी। हमें फिर से प्रिंट होकर ए का वैल्यू आना चाहिए और ऑफकोर्स आएगा भी। 10 10 10 हमारे पास 3 बारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, 3 बारी प्रिंट एफ की है।
हम इस चीज़ को हम एक बार ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं अपर, गॉट इट। इसको हम लिख सकते हैं मिडिल, कि हम ये मिडिल वाला आ रहा है हमारे पास आउटपुट, और ये हम लिख सकते हैं कि लोअर वाला आउटपुट आ रहा है, गॉट इट। अब रन करा कर देखें तो हमारे पास ऐसे आउटपुट आएगा कि ये अपर वाला 10 है, ये मिडिल वाला 10 है, और ये लास्ट वाला 10 है, गॉट इट। यानी कि ये फर्स्ट लाइन चल रहा है, फिर ये मिडिल वाला लाइन चल रहा है, फिर लास्ट वाला लाइन चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस ए को यहाँ से हटाते हैं, गॉट इट। या फिर हम एक और वेरिएबल, आप अभी अगर एक चीज़ और देखेंगे, हम फिर से अगर इंट ए इज इक्वल टू 20 करना चाहें तो हमारे पास ये काम हो जाएगा। अब इस चीज़ को फिर से हम रन कराते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये समझते जाना है। क्या हो जाएगा, हमारे पास एरर आएगा। क्या एरर आया, रीडेफिनेशन ऑफ ए, मतलब कि ए को हम अगर एक बार डिक्लेयर कर चुके हैं तो हम फिर से इंटीजर टाइप का ए नाम का ही वेरिएबल नहीं बना सकते। पहली बात तो ये कि मतलब सेम नाम का वेरिएबल हम दो जगह डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस काम को कर सकते हैं। अगर इंट ए इज इक्वल टू, अब सपोज करते हैं 33 हम एक्सेस करते हैं, तो अब अगर कोड को रन कराएंगे तो हमारे पास एरर नहीं आएगा। और अब ये चीज़ ध्यान देना है कि ये हमारे पास फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट होकर आया है, ए का वैल्यू 10 है, तो हमारे पास ए का वैल्यू फर्स्ट वाले के लिए 10 आया। आप देखेंगे अपर के लिए 10 आया है, एंड लोअर के लिए क्या आया है, 10 आया, लोअर के लिए भी 10 आया है। लेकिन अब यहाँ पर दो बात है, ना हमारे पास एक एरर आया क्योंकि हम रीडिक्लेयर किए ए को, और ना ही इसमें ए का वैल्यू जो पहले 10 आ रहा था वो 10 ए में वैल्यू आया। तो दो बात यहाँ ध्यान देने के लिए क्या था, और समझने के लिए, ये क्या हमारा एक स्कोप, ये स्कोप हमारा एक अलग ही हो गया, मतलब एक घर इसका अलग बन गया। किस चीज़ के लिए, इस ए वेरिएबल के लिए। ये ए वेरिएबल को ऊपर वाले से नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। ये देखा, ये स्कोप है इसका, इस स्कोप के अंदर जहां जहां ए अगर एक्सेस हम करें, जितना बार ए एक्सेस करेंगे तो उस ए का वैल्यू क्या आएगा, हर सिनेरियो में ए इज इक्वल टू 33 ही आएगा, बट इट, क्योंकि इस ए का स्कोप क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्कोप है। लेकिन इस ए का एक्सेस और इस ए का स्कोप क्या है, यहाँ से लेकर शुरू होकर इस लास्ट तक इसका ए का स्कोप है। तो ए को जहाँ जहाँ हम यूज करेंगे वहाँ वहाँ यूज होना चाहिए ए का। तो ए का वैल्यू पहले बार 10 हुआ, तो ये तो बात समझ में आता है। अगर यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू है तो इस बीच में भी तो ए का वैल्यू 10 ही होना चाहिए। तो बात याद कीजिए, हम अभी बताए थे कि लोकल वेरिएबल का जो होता है प्रायोरिटी ज़्यादा होता है ग्लोबल वेरिएबल से। तो यहाँ पर देखा कि चलो ए का वैल्यू तो फिर से यहाँ 33 है, पहले ये क्या करेगा, ये प्रिंटअप पहले लोकल वेरिएबल को ढूंढेगा। ये देखा लोकल वेरिएबल में ये है, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा कर दिया और यहाँ पर इस चीज़ को प्रिंट कराया, ए का वैल्यू दैट इज 33। एंड देन फिर ग्लोबल वेरिएबल, तो ग्लोबल वेरिएबल तो हम यहाँ पर एक्सेस कर ही नहीं पा रहे हैं, ए को डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पर फिर से इसका फिर देखा, ये स्कोप इसका कंप्लीट हो गया। फिर देखा ये तो क्या है, ये प्रिंटफ इस स्कोप के अंदर है, इसका यही स्कोप है, तो यहाँ पर फिर से ये ए एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल है, और कैसे कि स्कोप वेरिएबल है, ये एक स्कोप में है। और ये क्या है, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये भी अभी हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल ही है, लेकिन मेन फंक्शन का है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, उसको ग्लोबली हम कहीं भी, अब इस ए को अगर हम एक एग्जांपल दें, हम एक और फंक्शन बना सकते हैं, इंट कुछ भी ए बी सी नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, और इसमें इंट और कैसे इंट ए, अगर यहाँ पर हम इस चीज में अब ए को एक्सेस करना चाहते हैं, जस्ट एन एग्जांपल कि हम प्रिंट कराना चाहते हैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पर हम ए को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास ए को अगर होवर करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा डायरेक्ट कि आइडेंटिफायर ए इज अनडिफाइंड, मतलब ए क्या है, अनडिफाइंड है। मतलब यहाँ ध्यान देना, ये ए क्या है, इसको वेरिएबल है। ये ए कैसे कि लोकल वेरिएबल है, ये इसको भी हम लोकल वेरिएबल कह सकते हैं, लेकिन ये जनरल इसको वेरिएबल कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एक इसको वेरिएबल है, ये हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल है, इसके अंदर है। और ये हमारा अभी, तो ये लोकल वेरिएबल क्या होगा, एक विद इन अ फंक्शन, ये एक ही फंक्शन में काम करेगा जिस फंक्शन में हम डिफाइन किए। इस ए को मेन फंक्शन के अंदर, ये मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन किए हैं। तो ए को हम चाहे मर्जी जहां भी हम चाहें इसको हम यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं ए को मेन फंक्शन के अंदर। ऑफ कोर्स ये काम करेगा, ए की जगह सब जगह हम काम करके भी देख ले कैसे कैसे एक्सेस हो रहा है, लेकिन इसको किसी अनदर फंक्शन में हम यूज नहीं कर सकते हैं। इस ए को हम फंक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं, और हम लिख सकते हैं इसको फन
और तो पता चला फंक्शन में ए को प्रिंट, तो ए को हम यहाँ पर प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि ए क्या है, अनडिफाइंड है। किस चीज़ के लिए, ए बी सी के लिए। लेकिन अगर हम सेम ए वेरिएबल को चाहते हैं यहाँ भी प्रिंट हो जाए, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इस ए को यहाँ से हटाएंगे एंड इस चीज़ को हम यहाँ डिक्लेयर कर लेंगे, कंट्रोल बी। तो अब जैसे यहाँ पर किए हम, ये क्या हो गया, ग्लोबली डिक्लेयर हो गया। तो मतलब ऑल द प्रोग्राम, जितना भी फंक्शन, सब कोई इस ए को यूज कर सकता है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से आप देखेंगे एरर भी हट गया और ये फंक्शंस भी अब इस ए को यूज कर सकता है। ये सब कोई अब इस ए को यूज कर सकता है, सिर्फ इस चीज़ को छोड़कर, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी ये डिफाइंड है। और अगर हम इस चीज़ को कमेंट आउट करेंगे तो ये भी अब इस ए को एक्सेस कर पाएगा। और कोड को रन कराकर अगर आप देखेंगे तो आउटपुट देख पाएंगे, ये आउटपुट आ रहा है। एक्चुअली हम इस चीज़ को प्रिंट नहीं करा रहे हैं, तो फंक्शन यहाँ पर आएगा, हमारे पास ए का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। हाँ, इस फंक्शन, हम ये फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं। फंक्शंस डिक्लेयर करने के बाद फंक्शंस तभी प्रिंट होगा जब हम उसको कॉल कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर एक बार कॉल कर सकते हैं इस चीज़ को, ए बी सी। तो हम इसको फंक्शंस में जैसे कॉल करेंगे तब ये भी प्रिंट हो रहा होगा। और हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रहा है फंक्शन, यहाँ पर 10, ये भी हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है। गॉट इट। तो आई होप ये बात समझ में आ रहा होगा कि कैसे काम कर रहा था हमारा फंक्शंस वगैरह और ग्लोबल वेरिएबल। तो ये फंक्शंस अब क्या हो रहा है, ये एक ग्लोबली सब जगह पर यूज हो रहा है। ये हमारा यहाँ पर भी यूज हुआ, यहाँ पर भी यूज हुआ, यहाँ पर भी यूज हुआ, और ये एबीसी फंक्शंस भी इस चीज़ को यूज कर पा रहा है। एबीसी फंक्शंस भी इस चीज़ को यूज कर पा रहा है। लेकिन यही अगर हम इस चीज़ को यहाँ नहीं करते, तो यहाँ पर जैसे हम ए का यूज कर रहे थे, तो हमारे पास int is equal to 10। तो ये तो इस चीज़ के लिए, तो ये मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन किया, तो ये हमारा लोकली तो काम करेगा लेकिन ग्लोबली काम नहीं करेगा। मतलब ये चीज़ इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप बात समझ में आ गया होगा कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, कैसे काम करता है, स्कोप वेरिएबल क्या होता है। स्कोप वेरिएबल विद इन द स्कोप काम करेगा, ना ही हम इस ए को इसके बाहर एक्सेस कर सकते हैं, ना ही इस ए को इसके बाद एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इस स्कोप के बाहर कहीं एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर, जिस फंक्शन में उसको डिफाइन कर दिया, उसके बाहर कहीं एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल को विद इन द प्रोग्राम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द बेसिकली डिफरेंस। एक चीज और इम्पोर्टेंट बात कि हमारा जो लोकल वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल का प्रायोरिटी ग्लोबल वेरिएबल से ज़्यादा होता है। मतलब कि अगर हम प्रिंट कराएं यहाँ पर इस चीज़ को हटाकर, तो ये क्या करेगा, बेसिकली 33 प्रिंट कराएगा एम के लिए, और हमने अभी देख भी लिया है। दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन। आप इस चीज़ में और सारे कोड को, जितना भी कोड है, हमने पैटर्न को प्रिंट कराया, नंबर को प्रिंट कराया, एडिशन मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम किया, लूप में बहुत सारे प्रोग्राम किए, सबको आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एक फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं और उस चीज़ को एक्सेस करके कोड लिख सकते हैं। तो वहाँ से फंक्शंस में और ज़्यादा क्लैरिटी हो रहा होगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि फंक्शंस को समझना है क्या। अब इस पर आप प्रैक्टिस जितना अच्छे से करेंगे उतना अच्छे से फंक्शंस की क्लैरिटी आपको होती जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पॉइंटर के साथ।